राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 24। लास्ट वीडियो में हमने किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड उसकी एप्लीकेशन। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू एम ए, और इस फॉर्मूला को हम कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है भाई, मतलब हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को। इसी प्रकार जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो भी एक फंडामेंटल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे श्रोडिंजर ने इस इक्वेशन को बनाया। जो श्रोडिंजर था भाई, उसका पूरा नाम था अरविंद श्रोडिंजर, और उसने 1926 में इस इक्वेशन की डिस्कवरी की थी भाई। तो देखो, मैथमेटिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। हमारे पास ये दो इक्वेशन होती है, श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमैटिक एंड अनडैम्प्ड प्रोग्रेसिव वेव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहां पर मैंने दो वर्ड बोले हैं, मोनोक्रोमैटिक और अनडैम्प्ड। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट, और अनडैम्प्ड क्या होता है? जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, लाइक प्लेन वेव की तरह। तो हमारे पास वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? साई एक्स टी बराबर हो जाएगा एक ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप यहाँ पे ये भी ले सकते हो, साई एक्स टी बराबर होगा ए ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम यहाँ पे माइनस आयोटा की जो इक्वेशन है उसको उठाकर चलते हैं। अब ये कहां से आ रही है? ठीक है, इसको भी हम बताएंगे कि ये हमने कैसे जनरेट की है। वेयर साई एक्स टी इज द वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। मतलब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल की जो मोशन है उसको साई एक्स टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे पास भाई, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का अगर पता लगा ले, तो उसकी हेल्प से हम उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका मोमेंटम, वेलोसिटी सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम साई एक्सटी के बारे में पता कर लेते हैं तो हम उस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उस पार्टिकल की हर प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। ये हम पढ़ भी चुके हैं कि हमारे पास वेव फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन के नाम से वीडियो बनी मिलेगी भाई, आप वहां जाके देख सकते हो। फिर हमारे पास आता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ साई एक्स टी इज लार्ज। अगर जहां पर साई एक्स टी का मैग्नीट्यूड लार्ज होगा, यहां पर भाई मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ साई एक्स टी लिख रखा है, बल्कि आप ये लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब मोड एक्स टी का स्क्वायर लार्ज होगा, तो वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि साई एक्स टी का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जितना ज्यादा होगा वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है भाई, तो देखो, हम 11th क्लास में पढ़ते थे भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ते थे कि y बराबर है ए कोस इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम ये पढ़ते थे भाई, ए क्या है? एम्पलीट्यूड है, और ये क्या भाई हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है? फेज है। ठीक है, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज y बराबर है ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आयोटा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये मैंने अपनी तरफ से लिया। ये अपनी तरफ से क्यों लिया? यहां पर देखो, मैंने एक आयोटा वर्ड रिप्रेजेंट किया भाई, मतलब जो ये पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, मतलब ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इस पार्ट को इस इक्वेशन में लगा भी देता हूं तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, where iota a sin omega t minus kx is imaginary part and not any effect on equation 1। ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है भाई, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि हमें जो इक्वेशन है साई एक्स टी बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिला कैसे है। ठीक है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, ये इस इक्वेशन टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है।
तो y बराबर हमारे पास ये फॉर्म बन गई, यहां से हम a कॉमन लेते हैं तो y बराबर हो गया a इंटू में cos ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, आप सबको पता भी कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इसकी कंपेयर इसके साथ करो, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिखते हैं, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो कॉमन था ही, इसको लिख सकते हैं अंदर वाले को e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, देखो भाई ये बिल्कुल इससे मैच कर रही है। ओके, विच इज सेम इक्वेशन ऑफ वेव इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमने यहीं से, ये भी वही इक्वेशन है, ये भी वही इक्वेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसे इस फॉर्म में लेके चलेंगे। ओके, तो देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स ए पार्टिकल एसोसिएटेड लार्ज नंबर ऑफ वेव। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होती है, whose trajectory is described by a wave function psi xt, जिसके मोशन को किससे डिफाइन किया जाता है, psi xt से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर x और t क्या है कि x एंड t मीन्स किस टाइम पर उस वेव की क्या पोजीशन है, मतलब psi इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीकी से एक एक वर्ड समझाया है। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में है, बिल्कुल इंग्लिश में है, जो बच्चा जिस लैंग्वेज में समझ आता है वैसे समझ सकता है। ओके, तो देखो भाई, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव डेट ए मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव करेक्टर। ये कह रहा कि जर्मर एक्सपेरिमेंट और डेविसन एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल वो वेव की तरह बिहेव करता है। सो इट कैन एक्सप्रेस्ड एज साई एक्स टी बराबर हो जाएगा ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल हो गया। वेयर के बराबर क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा। के को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेव वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखो, ओमेगा बराबर है 2 पाई बाई टी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर लैम्डा बराबर है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है भाई हमारे पास, टोटल लेंथ आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। मैं बना के दिखा देता हूं। तो हमारे पास देखो ऐसे ही वेव वैसे ऐसे मूव करती है, तो हमारे पास जो ये है ना भाई, ये वाला, ठीक है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब इसके बाद ये फिर बनेगा, इसको फिर हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल लेंथ आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। टी क्या है, टाइम पीरियड है, द टोटल टाइम आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। ओके, अब देखो ओमेगा और के क्या है भाई, पैरामीटर ऑफ वेव है। एनर्जी एंड मोमेंटम क्या है, पैरामीटर ऑफ पार्टिकल है। अब हमारे पास जो हमने इक्वेशन ले रखी है वो वेव की फॉर्म में है, हम चाहते हैं कि उसको पार्टिकल के पैरामीटर में कन्वर्ट कर ले, मतलब ओमेगा और के को हम एनर्जी एंड मोमेंटम की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास मैं इक्वेशन बता देता हूँ, एक होता है P बराबर है एच कट ए होता है या एच बार के होता है, और एक होता है हमारे पास E बराबर है एच बार ओमेगा होता है। ठीक है, तो वहां से हम ओमेगा और के को मोमेंटम और एनर्जी की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो दो इक्वेशन बताई है इनको निकालते हैं और फिर हम पुट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, ठीक है, वैसे ये डी ब्रोई है भाई, आप लोग अगर पढ़ोगे तो डी ब्रोगली पढ़ते हो, लेकिन इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी डी ब्रोई बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। तो हमारे पास देखो हमें पता भी के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई के हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लैम्डा की जगह पे 2 पाई बाई के पुट कर देंगे, तो वहां से हम के निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी है उधर ले जाके के निकाल लेंगे। के बराबर आ जाएगा 2 पाई पी अपॉन में एच। ठीक है, आपको लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पाई अपॉन में के पुट करना है। तो के क्या आ जाएगा, 2 पाई पी अपॉन एच आ जाएगा। यहां से हमें पता है कि जो एच बार होता है वो क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई होता है। तो एच अपॉन में 2 पाई नीचे आके हो जाएगा, तो पी अपॉन में एच बार हो जाएगा। यहां से एक रिलेशन बनती है, पी बराबर होता है एच बार के। ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना है, पी बराबर क्या होता है, एच बार के। आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। ओके, एक तो हमने ये निकाल लिया भाई, के को किसकी फॉर्म में निकाल लिया, मोमेंटम की फॉर्म में निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा को एनर्जी की फॉर्म में निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग ई बराबर क्या होता है, एच म्यू होता है। क्या होता है, ई बराबर एच म्यू।
और ओमेगा बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 पाई ई अपॉन में एच मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई टी होता है, 1/t क्या होता है, म्यू फ्रीक्वेंसी होती है, 2 पाई म्यू हो गया। अब 2 पाई ई बराबर क्या होता है, एच म्यू, म्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ई बाई एच आ जाएगा। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई एच, तो म्यू की जगह पे ई बाई एच रख देंगे। तो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, 2 पाई ई अपॉन में एच हो गया। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ई बाई एच बार हो गया। ठीक है, एच अपॉन में 2 पाई हो जाएगा नीचे आके, और एच अपॉन 2 पाई क्या होता है, एच बार होता है। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ई अपॉन एच बार हो गया। पुट द वैल्यू ऑफ के एंड ओमेगा इन इक्वेशन 1। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं के एंड ओमेगा की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, साई एक्स टी बराबर था ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दो, के की जगह पुट कर दो। हमने पुट कर दिया भाई, साई एक्स टी बराबर हो गया ए ई की पावर माइनस आयोटा ई बाई एच बार टी माइनस पी बाई एच बार एक्स। ए ई की पावर जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन क्या है भाई, एच बार दोनों में, तो कॉमन आ गया ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार इंटू ई टी माइनस पी एक्स आ गया। ठीक है, अब यहां से भाई शुरुआत होती है श्रोडिंजर इक्वेशन बनाने की। हमारे पास इस इक्वेशन को ध्यान से देखो भाई, मैं बता देता हूं कि अब हमें करना क्या है। इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, नोट कर लिया, एक बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड 2 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। ठीक है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 1 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से हम श्रोडिंजर इक्वेशन को बनाएंगे। तो देखो, और मैं ये भी बताऊंगा कि हमने एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों किया है और 2 बार डिफरेंशिएशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्यों किया है। तो देखो भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप एक बार इक्वेशन नंबर 4 देखो, हम उसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, तो डेल साई बाई डेल टी बराबर हो जाएगा ए ई की पावर इसका करेंगे तो ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स। अब जो हमारे पास ऊपर है ये वाला, इसका वापस करते हैं, तो माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी का करेंगे तो ई आ जाएगा, पी एक्स का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू मिल गई हमें माइनस आयोटा बाई एच बार इंटू ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स मिल गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा ई बाई एच बार, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, साई की वैल्यू ही है। इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूँ, ई साई निकाल लेता हूँ। ई साई क्या हो जाएगा हमारा, एच कट अपॉन माइनस का एच कट या एच बार, आप इसको एच लाइन भी बोल सकते हो, एच कट भी बोल सकते हो, एच बार भी बोल सकते हो। ठीक है, तो माइनस एच बार अपॉन आयोटा डेल साई बाई डेल टी बराबर हो गया ई साई के हो गया। हमें यहाँ पे ई साई की वैल्यू ही निकालनी थी। इसका आगे जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे होगा। अब देखो भाई, इन लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब ये जो हमारे पास, देखो भाई, आप ये भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल ये बच जाएगा भाई। ठीक है, एच आयोटा डेल साई बाई डेल टी बराबर है ई साई हो गया। ठीक है, या आप आयोटा से डिवाइड करो, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, ये तो बच्चों वाली बात है। आप डायरेक्ट -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट करो, आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये फॉर्म बच जाएगी। एच बार आयोटा डेल साई बाई डेल टी बराबर हो गया ई साई हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 4 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, डेल साई बाई डेल एक्स करते हैं पहले। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स हो गया। अब इसका जो ऊपर है इसका करेंगे तो वापस क्या आएगा, माइनस का आयोटा बाई एच बार ई टी का करोगे 0 माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आयोटा बाई एच बार 0 माइनस का पी हो गया। तो डेल साई बाई डेल एक्स बराबर हो गया ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स आयोटा पी बाई एच बार हो गया। अब एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमने 2 टाइम्स करना है। तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस का आयोटा बाई एच बार
ई टी माइनस पी एक्स। अब इस ऊपर वाले का करोगे तो हमें फिर से आयोटा पी बाई एच बार ही मिलेगा। आयोटा पी बाई एच बार पहले था, आयोटा पी बाई एच बार सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करने से आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और 1 बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। यहां से इसको और भी अच्छे से फॉर्म में बना लेते हैं। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है साई किसके बराबर होता है, ए ई की पावर माइनस आयोटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस का पी स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर साई हो गया। यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास क्या आएगी, माइनस का एच बार स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर साई हो गया। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 का हम कैसे यूज करते हैं। अजम्पशन देखो भाई, अजम्पशन कहो या इसको ये कहो भी कि हमारे पास जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, ये नोट दे के लिख लो कि हमारे पास जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड है एंड सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। ठीक है, let us assume that the particle is non-relativistic, that is speed of particle much smaller than speed of light, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहेंगे। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी होती है। ठीक है, इसको आप याद रखना भाई कि मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल बोला है। ठीक है, ये वीडियो के आखिरी में जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने क्यों नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए इसको निकाला है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साई, हम साई से मल्टीप्लाई कर देते, बोथ साइड क्या आ जाएगा, ई साई बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर साई बाई 2m प्लस वी साई हो गया। अब देखो ई साई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है ये रहा, सॉरी पी स्क्वायर साई, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है। तो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 का यूज करो। क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 से आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर साई बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई। यहां से देखो माइनस का आयोटा एच बार डेल साई बाई आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी एक्स टी बराबर हो जाएगा माइनस का एच बार स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई। ठीक है, यहाँ पर जो v है भाई हमारा पोटेंशियल है, वो भी किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। ठीक है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। साई भी किसका फंक्शन है, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है। तो हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम श्रोडिंजर इक्वेशन कहते हैं। दिस इज ए श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए है, एक सिंगल डायरेक्शन के लिए है भाई। ठीक है, अगर हमारे पास 3 डायमेंशन के लिए निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर होगा माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, जो पोजीशन है, जो फंक्शन है किसका, एक्स एंड टी का, इंटू साई। ठीक है, इसको अच्छे से कैसे याद रखना है जिससे हम इसको भूल ही ना पाए, वो हम नेक्स्ट पेज पे दिखाएंगे। तो पहले ये नोट देखो, श्रोडिंजर इक्वेशन इज ए फंडामेंटल इक्वेशन विच इज नॉट ड्राइव्ड बाय एनी प्रिंसिपल। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में F इज इक्वल टू एम ए एक फंडामेंटल इक्वेशन है, उसी प्रकार जो श्रोडिंजर इक्वेशन है वो भी क्या है, एक फंडामेंटल इक्वेशन है जो किसी भी प्रिंसिपल से ड्राइव नहीं की जा सकती है। ओके, तो अब इसको याद रखने का तरीका देखो भाई, हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m होती है। ओके, और मोमेंटम है, वो मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की फॉर्म है इसे लिखने का। क्वांटम मैकेनिक्स में हम मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, इस फॉर्म में लिखते हैं। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में है 2m। यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म मिलेगी, माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगी। यहां से जब आप करोगे तो हमारे पास देखो
माइनस साइन कैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो दूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया भाई। तो अब देखो हमने काइनेटिक एनर्जी पे लिख दिया माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स है। ठीक है भाई। अब देखो भाई हमारे पास यहाँ पे आप कंपेयर करो, इधर आप कंपेयर करो। अगर मैं यहाँ से साई एक्स टी कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी इंटू साई एक्स टी, यही बचेगा। और माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एच पुट कर सकता हूँ, हैमिल्टोनियन पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर हो जाएगा एच साई के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, एच साई के बराबर हो जाएगा। तो ये इसको याद रखने की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि एच साई किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी इंटू साई। ओके, अगर इसको आप चाहते हो भाई कि हम इसको और भी सिंपल फॉर्म में याद रखें कि जिंदगी में ही कभी ना भूल पाए, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एच साई किसके बराबर होता है, ई साई के बराबर होता है। लेकिन रिमेंबर ई किसके बराबर होता है, ई जो एनर्जी ऑपरेटर है वो बराबर होगा आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी के बराबर होगा। यहां पर टाइम आ रहा है, इसी वजह से हम इसको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम कल की वीडियो में टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालेंगे तो वहां पर टाइम का ऑपरेटर नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये बात रिमेंबर रहे। यहां पर एनर्जी है वो किसके बराबर है, आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी के बराबर है। ओके, तो इसकी ये फॉर्म मानी जाएगी, एच किसके बराबर होता है, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको इस फॉर्म में याद रखो, इस फॉर्म में याद रखो, लेकिन रिमेंबर एच की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ई की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है भाई। ठीक है, ये वाला होता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो भाई। ओके, 3 डायमेंशन के लिए क्या होगा, 3 डायमेंशन के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहां जहां पर x होता है तो वहां पर हम एक्स वाई जेड पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी एक्स वाई जेड टी का फंक्शन हो गया, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m है। यहाँ पर खाली क्या होता था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर था। ठीक है, क्या था, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर था। अब की बार क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, सब आ जाएंगे। ठीक है, अब की बार जो साई है वो किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड टी का, एक्स वाई जेड टी का, एक्स वाई जेड टी का। अब बार बार हम एक्स वाई जेड तो लिख नहीं सकते, तो इसको सिंपल हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहां पर भी एक्स वाई जेड है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। पोटेंशियल किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड टी का, साई किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड टी का। तो जहां जहां पर एक्स वाई जेड है वहां पे आप क्या पुट कर दो, आर वेक्टर पुट कर दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी किसका फंक्शन, आर वेक्टर, और टी का फंक्शन बराबर हो जाएगा माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में वी साई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो मैं वी आर टी बोलता हूँ ये तो आपको वैसे भी दिख रहा है भाई। वी आर टी बोलने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है वो किसका फंक्शन है, आर एंड टी का फंक्शन है। तो आप लोगों ने लैप्लास ऑपरेटर पढ़ रखा हो भाई। लैप्लास ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इसको हम लैप्लास ऑपरेटर कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल स्क्वायर से। ओके, तो यहां से आप साई आर टी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर बच जाएगा, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल ऑपरेटर से। ठीक है, लैप्लास ऑपरेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल स्क्वायर बोला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर हो जाएगा माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर टी साई आर टी हो जाएगा। अगर आप यहां से साई आर टी कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर है प्लस वी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या बोला जाएगा, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर हो जाएगा एच साई। ठीक है, एच क्या है हमारे पास, हैमिल्टोनियन है। 3 डायमेंशन में हैमिल्टोनियन को कैसे लिखा जाता है, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी। ठीक है, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन ये आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में कि लैग्रांजियन होता है हमारा वो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, हैमिल्टोनियन होता है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, तो द अबो इक्वेशन फॉर विच व्हेन पार्टिकल इज नॉट फ्री, यहाँ पे जो हमने पढ़ी है ये इक्वेशन
पहली बात भाई आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है। इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछी जाती है भाई। तो इंटरव्यू में अब सीधी सी बात, आप इतनी बड़ी इक्वेशन तो भूलो भी ना, भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगी। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, एच साई बराबर ई साई, ठीक है। अगर आपसे टाइम डिपेंडेंट पूछता है तो रिमेंबर बस ई की जगह पे बोल देना आयोटा एच बार बाई, वेयर ई बराबर है आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी होता है, और हैमिल्टोनियन बराबर होता है दिस के, ओके, माइनस के एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। फिर आता भाई हमारे पास जो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, ये किसके लिए पढ़ी है कि जब हमारा पार्टिकल फ्री नहीं था, मतलब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था पार्टिकल पे। अगर हम कहें कि जो पार्टिकल वो फ्री है, अगर पार्टिकल फ्री होने का मतलब कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो है, तो इस फोर्स जीरो का मतलब क्या है, उसमें पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। पोटेंशियल जीरो कैसे पता चला, आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी भाई, 11th-12th में पढ़ रखी है, बीएससी में भी पढ़ रखी होगी कि F इज इक्वल टू होता है माइनस का डेल V, या आप ऐसे कह सकते हो F इज इक्वल टू होता है माइनस का dV बाई dx, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल हो गया, तो F अगर जीरो होगा तो dV बाई dx किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, मतलब V है वो किसके बराबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इट मींस जो टोटल एनर्जी वो सिर्फ किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो चुकी है फॉर फ्री पार्टिकल के लिए। तो E बराबर सिर्फ क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर हो गया। अब P क्या होता है, P ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, माइनस आयोटा H बार डेल बाई डेल एक्स, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा, ओके। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी भाई, आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी बराबर बन जाएगा माइनस का एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये एक सिंगल, वो जो हमारे पास फ्री पार्टिकल है उसके लिए है, और एक सिंगल डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में बनाना चाहूँ तो क्या कैसे बनेगी, 3 डायमेंशन में बनेगी आयोटा एच बार। मैं देखो भाई आयोटा एच बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये याद इस फॉर्म में आयोटा एच बार, आप लोग एच बार आयोटा बोल लो या आयोटा एच बार बोल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरे को आयोटा एच बार की फॉर्म में इसको याद कर रखा है मैंने, आयोटा एच बार डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। अब की बार क्या है, 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, आर वेक्टर टी हो जाएगा माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m। पहले क्या होता था हमारे पास, एक डायरेक्शन के लिए डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर होता था, 3 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लैपलास ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमने डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू क्या आ जाएगा, साई आर टी हो गया, ओके। तो ये था भाई 3 डायमेंशन के लिए। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी भाई कि हमारे पास ये हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए क्यों नहीं पढ़ते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो इसका रीजन देखो, इसके रीजन के लिए हम अलग बुक लेके आए हैं। देखो भाई हमारे पास यही है, ठीक है, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन आई हुई है कि माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल टी हो जाएगा। ये किसका की वैल्यू, हैमिल्टोनियन की वैल्यू है फॉर फ्री पार्टिकल, ओके। और ये क्या है, एनर्जी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पर भी मैंने क्या नोट कर रखा है, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो अब मैं बताता हूं कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए ही क्यों बनाई जाती है। यहां पर देखो भाई श्रोडिंगर इक्वेशन में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एम, एम क्या है, मास है, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास हम, आप लोग उसमें पढ़ते होगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी 12th किए तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप बीएससी कर चुके हो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ चुके होगे, ठीक है। इसकी एक अलग बुक है, वो हम अलग उसमें कराएंगे, ओके। इफ द पार्टिकल इज रिलेटिविस्टिक मतलब क्या है कि मास इज चेंज विद स्पीड, ठीक है। रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है कि मास इज चेंज विद स्पीड। मास का क्या फॉर्मूला होगा, m बराबर होगा m नोट अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास होता है। दिस m इज द मूविंग मास, m नोट इज द रेस्ट मास, ठीक है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मास वो इंक्रीज होता जाएगा।
अब देखो भाई, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कौन से होते हैं? जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। किससे मूव करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इतनी स्पीड से मूव करेगा तो उसका मास है वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर मास इंक्रीज होता जाएगा तो ये जो इक्वेशन ये गड़बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे m तो कांस्टेंट रहना चाहिए। m कांस्टेंट किसके लिए रह सकता है? सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कांस्टेंट रह सकता है। तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है -k²/2m है, इज डिपेंडिंग अपॉन ओमेगा एंड म्यू, ठीक है। मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी मोमेंटम पे क्या डिपेंड करता है? ये v है भाई, ये v क्या है? वेलोसिटी, ओके। हेंस दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एंड सिंगल बॉडी। एक और प्रॉपर्टी हमें मिल गई कि ये सिंगल बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। रिमेंबर, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए सिंगल बॉडी, ठीक है। फॉर मैनी बॉडी दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। तो आपको दो नोट लिखने हैं। एक नोट में क्या लिखना है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और एक नोट में लिखना है दिस इज वैलिड ओनली फॉर ए सिंगल पार्टिकल, सिंगल मास बॉडी, ठीक है। फिर वही बात है, श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए फंडामेंटल इक्वेशन विच इज नॉट ड्राइव्ड बाय एनी पार्टिकल, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन थी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास कोई वेव इक्वेशन होती है। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? वेव करैक्टर की फॉर्म में होता है। तो हम उसको एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में ले आते हैं। फिर हम उसका क्या करते हैं? एक बार डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम की, और एक बार डेरिवेटिव टू टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन के, मतलब एक्स के, ठीक है। तो वहां से फिर हम क्या देखते हैं भाई कि हमारे पास ही सिर्फ और सिर्फ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। फिर हम देखते हैं दिस इज वैलिड ओनली फॉर ए सिंगल बॉडी, ठीक है। किसके लिए वैलिड होगा? ओनली फॉर ए सिंगल बॉडी। तो यहाँ पर भाई हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।